नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले लॉकडाउन का काला सच सामने वाली दो कहानियां। उत्तर प्रदेश के बरेली और अलीगढ़ से चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों का कनेक्शन लॉकडाउन, रोजगार और भूख से जुड़ा है। बरेली में घर में बंद बच्चों ने पड़ोसियों से खाना मांगा। पड़ोसी आए तो देखा कि कि उनके बच्चों का वालिद फंदे से लटका है। इसी तरह अलीगढ़ में एक ऐसे खानदान को एनजीओ ने रेस्क्यू किया जो 15 दिन से भूख से तड़प रहा था। बरेली के गायत्री नगर में रहने वाले 35 बरस के मनोज दयाल नोएडा में एक खानगी मुलाजिम थे, खानगी कंपनी में काम करते थे। लॉकडाउन में काम बंद हुआ तो वो वापस बरेली आ गए। कुछ दिन पहले ही उनकी बीवी लड़ाई करके मायके चली गई थी। 4 और 6 साल के बच्चों को वालिद के पास छोड़ दिया गया था। इसके बाद मनोज ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। बात सामने तब आई जब उसके बच्चों ने पड़ोसियों से खाना मांगा। रोते हुए बच्चे पड़ोसियों से खाना मांग रहे थे। लोगों ने पूछा कि कोई घर पर नहीं है क्या, तो बच्चों ने बताया कि मम्मी नहीं है, पापा कुंडे से लटक रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है। पड़ोसियों ने खिड़की से झांका तो मनोज की लाश फंदे से लटक रही थी। दूसरी कहानी अलीगढ़ की है। अलीगढ़ के नगाला मंदिर इलाके से एनजीओ हैंड फॉर हेल्थ ने एक खानदान के 6 लोगों को रेस्क्यू किया है। ये 15 दिन से भूख से तड़प रहे थे। तंजीम को घर पर एक खातून और 5 बच्चे छटपटाते हुए मिले। खातून का नाम गुड्डी देवी है। उनके वालिद विजेंद्र कुमार की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वो मजदूरी करके अपने 5 बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका रोजगार भी छिन गया। किसी तरह कुछ दिन तक खातून ने घर का खर्च चलाया। फिर जब पैसे खत्म हो गए तो आसपास के लोगों से मांगकर कुछ दिन बच्चों का पेट भरा, लेकिन बाद में आसपास के लोगों ने भी मदद देने से इनकार कर दिया। इसके बाद घर के लोगों ने कुछ नहीं खाया। इन लोगों में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि कुछ बोल सके। तंजीम के लोगों को देखते ही सभी रोने लगे। फौरी पुलिस और इंतजामिया की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर डीएम ने नगाला मंदिर के ग्राम प्रधान और राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए। रोटी मांग रही हो क्या? भूख लग रही है? पेट में दर्द मार रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? दीजिए, खाना कब से नहीं खाया भैया? मैं अभी ना आ रहा हूँ। रोटी मांग रही हो क्या? गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया और 2 कांग्रेस कायदीन समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मामले को फिरका वाराना रंग देने के इल्जाम में दर्ज की गई है। इल्जाम है कि पुलिस की जानिब से मामला पूरी तरह से वाजे किए जाने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस ने मामले में मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, द वायर, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर आईएनसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया है कि इन सभी लोगों ने ट्विटर पर सच्चाई को परखे बिना ही वाकये को कम्युनल रंग दे दिया। उनकी जानिब से समाज में अमन दरहम भरम करने और मजहबी फिरकों को भड़काने, मजहबी जज्बात को भड़काने के मकसद से वीडियो वायरल किया गया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में मुतासिर और शरारती दोनों लोगों के बीच ज़ाती झगड़ा था। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तबक़ात के लोग शामिल थे, लेकिन मुल्ज़िमीन ने इस वाक़े को इस तरह पेश किया कि दोनों मजहबों के बीच तनाव पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश की गाज़ियाबाद पुलिस ने लोनी इलाके में अब्दुल समद नामी एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और उनके साथ बदतमीजी किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज की थी। इन सभी पर इस वाक़े को गलत तरीके से फिरका वाराना रंग देने की वजह से ये एक्शन लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग मुस्लिम को पीटा गया और उसकी दाढ़ी काट दी गई। पुलिस के मुताबिक मामले की सच्चाई कुछ और ही है। इस मुतासिरा बुजुर्ग ने मुलजिम को कुछ तावीज़ दिए थे, जिनके नतीजे ना मिलने पर नाराज मुलजिम ने इस वाक़े को अंजाम दिया, लेकिन ट्विटर ने इस वीडियो को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि इस मुतासिरा शख्स ने अपनी एफआईआर में जय श्री राम के नारे लगवाने और दाढ़ी काटने की बात दर्ज नहीं करवाई है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें अयूब और नकवी रिपोर्टर्स हैं, जबकि जुबैर
फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अलर्ट न्यूज का राइटर है डॉक्टर शमा मोहम्मद और निजामी कांग्रेस कायद है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर उस्मानी को कांग्रेस ने पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। नए आईटी गाइडलाइंस पर अमल नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हिंदुस्तान में अब ट्विटर ने कानूनी हिफाजत की बुनियाद गंवा दी है। हुकूमत की जानिब से 25 मई से लागू आईटी गाइडलाइंस को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। यानी ट्विटर पर भी अब आईपीसी के तहत मामला दर्ज हो सकेगा और पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेक्शन 79 के तहत सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है। ये प्रोटेक्शन ट्विटर को भी मिली थी। इसमें किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती थी और किसी भी केस में कंपनी को एक पार्टी नहीं बनाया जा सकता था। नए आईटी गाइडलाइंस के तहत हुकूमत ने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनी 1 महीने के अंदर अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करे या चीफ कम्युनिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करे जो यूजर्स की शिकायतों को सुलझाए। अपॉइंटमेंट ना होने पर हुकूमत ने सेक्शन 79 के तहत प्रोटेक्शन खत्म करने की वार्निंग दी थी। इसके बाद 15 जून को ट्विटर के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई है। हुकूमत के फैसले के बाद ट्विटर अब अकेला ऐसा अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिससे आईटी एक्ट की सेक्शन 79 के तहत मिलने वाली ये कानूनी हिफाजत या इम्यूनिटी वापस ले ली गई है, जबकि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे दीगर प्लेटफॉर्म के पास अभी भी ये हिफाजत मौजूद है। इससे पहले ट्विटर ने मंगल के रोज बताया था कि उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इंटरनल एक मैकेनिज्म बनाया है। उसके डिटेल्स ट्विटर जल्द ही मरकजी हुकूमत के साथ शेयर करेगा। ट्विटर ने यह कदम तब उठाया जब हुकूमत ने उसे गाइडलाइंस पर अमल करने का आखिरी मौका दिया था। नए आईटी गाइडलाइंस पर अमल नहीं करने की वजह से ट्विटर ने 4 जुम्मे को मुल्क में इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। इस फैसले के बाद मरकजी हुकूमत ने अपना पहलू रखा। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर इस लीगल इम्यूनिटी का हकदार है। हालांकि मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 में से लागू हुए गाइडलाइंस पर अमल करने में नाकाम रहा। इसके बाद भी उन्हें काफी मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर गाइडलाइंस ना मानने का रास्ता चुना। दरअसल ट्विटर का कानूनी जो हिफाजत है, जो इम्यूनिटी है, उसको खत्म करने को लेकर मरकजी हुकूमत ने कोई भी हुक्म जारी नहीं किया है। आईटी वजारत की जानिब से की गई गाइडलाइंस पर अमल नहीं करने की वजह से इसे लीगल इम्यूनिटी अपने आप खत्म हुई है। कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाए जाने के इल्जाम पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस कायद गौरव पांथी ने जब एक आरटीआई शेयर करके कहा कि कोवैक्सीन के प्रोड्यूसर्स के लिए गाय बछड़े मारे जा रहे हैं और मोदी हुकूमत को यह पहले बताना था, तो बीजेपी काफी एग्रेसिव हो गई। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर भ्रम फैला रही है। कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं मिलाया गया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस के इल्जामात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम होता है और खून होता है, जबकि हमने सोशल मीडिया में इस मुहिम को देखा तो उसमें यहां तक लिखा कि गाय और बछड़ों को मारकर यह वैक्सीन तैयार की जा रही है। यह कांग्रेस की जानिब से भ्रम फैलाया जा रहा है। कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं है। करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है वैक्सीनेशन को लेकर, उस विषय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बंधुगण, आज कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, यह महापाप है। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने जो बाइट उन्होंने दिया है टीवी में, और खास करके गौरव पांडी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं उनके सोशल मीडिया के, उन्होंने ये आक्षेप लगाया है कि जो कोवैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सीरम होता है, उसमें गाय के बछड़े का खून होता है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा
तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके यह वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। इससे पहले कि मैं कांग्रेस पार्टी के सत्य को उजागर करूं, मुझे लगता है भारत की जनता के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस भ्रम को त्वरित खारिज करना चाहिए और जो वैज्ञानिक विधान है उसको भारत के जनता के सामने तत्क्षणात रखना चाहिए, ताकि किसी के मन में अगर रत्ती भर का भी कोई संशय आया हो तो वो संशय मिट जाए। पहली बात तो यहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, और एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं और केवल एक डॉक्टर होने के नाते भी नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की ये पूरा तनाजा सामने आने के बाद कोवैक्सीन प्रोड्यूसर्स भारत बायोटेक ने भी अपना जवाब जारी किया। कंपनी ने कहा कि लोगों को जो वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है उस फाइनल डोज में बछड़े का सीरम इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत बायोटेक ने बताया कि जो न्यूबॉर्न जो बछड़ा होता है उसके सीरम के इस्तेमाल वायरल वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए किया गया, लेकिन कोरोना वायरस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही इसे फाइनल फॉर्मुलेशन में यूज किया गया। इससे पहले कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने दावा किया था कि कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए 20 दिन से भी कम के बछड़े का कत्ल किया जाता है। पांधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया था। इसके बाद वजारत सेहत ने सफाई दी। वजारत ने बयान जारी करके कहा कि सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन के बारे में गलत जानकारी शेयर की जा रही है। पोस्ट में फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। बछड़े के सीरम का इस्तेमाल सिर्फ वेरोसिल्स को तैयार करने में किया जाता है, जो बाद में अपने आप ही तबाह हो जाता है। अब आखिरी वक्त में वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, तब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शबिया को बेहतर बनाने की कोशिश में कोरोना वायरस को फैलने का मौका दे रही है और उसकी ये कोशिशें लोगों की जिंदगियों के लिए आफत बन रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क में फौरी तौर पर और मुकम्मल टीकाकारी किए जाने की जरूरत है। मोदी हुकूमत की बेअमली की वजह से मुल्क में वैक्सीन की किल्लत हुई है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह हकीकत पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही है और मज़ाका खैज नारे गढ़ रही है। मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म की नकली शबिया को बचाने के लिए कोरोना वायरस को फैलने की जगह दे रही है और इससे लोगों की जान जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की जिसमें साइंसदान कहते हैं कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकों के दरमियान के वक्फे को दुगना करने का कोई मशवरा नहीं दिया था। अब काफी चौंकाने वाली खबर, हरिद्वार में कुंभ मेले में कोविड जांच के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। वहां एक जांच के लिए हुकूमत को लैब और एजेंसियों को 350 रुपए देने थे। अब पता चला है कि इन एजेंसियों ने 4 लाख कोरोना टेस्ट किए, जिनमें 1 लाख से ज्यादा फर्जी थे। इनमें भी 50,000 से ज्यादा एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड किए गए थे। इसमें राजस्थान के हनुमानगढ़ के लिए खबर यह है कि हजारों आईडी वहां के तुलबा और सरकारी मुलाजिमीन की इस्तेमाल की गई, यानी उन्हें हरिद्वार कुंभ में जाना बताया गया, जबकि उनका कहना है कि वो हरिद्वार तो गए ही नहीं। इतना ही नहीं, हरिद्वार में जिस मुलाजिम को सैंपल कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसे भी हनुमानगढ़ का ही बताया गया। जांच में सामने आया है कि वो सैंपल कलेक्ट करने वाला हनुमानगढ़ का ये मुलाजिम कोई और प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। एक अखबार से बातचीत में उसने बताया कि वो कभी कुंभ गया ही नहीं। उससे डेटा दिया गया था जिसे ट्रेनिंग के तौर पर उसे अपलोड करने के लिए कहा गया था। ये सारा सनसनीखेज खुलासा हरिद्वार इंतजामिया की जांच में हुआ। जांच पड़ताल में सामने आया कि हरिद्वार में एजेंसी की जानिब से
अपॉइंट किए गए सैंपल कलेक्टर्स प्रोफेशनल्स नहीं थे। जांच में यह भी सामने आया कि जिनकी फर्जी रिपोर्ट जारी हुई उनमें से 50% राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुंभ के दौरान कम से कम 1 लाख जांच फर्जी थी। कुंभ के दौरान की गई सैंपलिंग की जांच में सामने आया कि एक ही एड्रेस से सैकड़ों लोगों की जांच की गई। इसमें कई फोन नंबर्स पर दिए गए पते फर्जी थे। मुबैना तौर से एक मामले में 50,000 से जायद लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया। वहीं एक एंटीजन किट से 700 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। हरिद्वार में जांच से जुड़े ओहदेदारों का कहना है कि पते और नाम ख्याली थे। हरिद्वार में हाउस नंबर 5 से करीब 530 सैंपल लिए गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एक घर में 500 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। वहीं कई अजीब व गरीब पते दिए गए। इनमें हाउस नंबर 56 अलीगढ़, हाउस नंबर 76 मुंबई का भी पता होना बताया गया, जिसमें फ़ोन नंबर भी फर्जी थे और कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद और 18 दीगर मकामात के लोगों ने सबके एक ही फ़ोन नंबर दिए गए। हाईकोर्ट की जानिब से रोजाना 50,000 जांच करने के हुक्म के बाद 8 एजेंसियों को कुंभ में टेस्टिंग का काम सौंपा गया था। उत्तराखंड के वजारत सेहत के सेक्रेटरी अमित नेगी ने इस मामले में नोट लेते हुए जांच का हुक्म दिया है और वहां पे डीएम को भेजा गया है। अब बात नकली वैक्सीन की। कांदीवली इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई लोग वैक्सीनेशन स्कैम का शिकार हुए हैं। उनका इल्जाम है कि कुछ लोग मुंबई के एक हॉस्पिटल के मुलाजिम बनकर आए थे और उन्हें नकली कोविड-19 इंजेक्शन लगा गए। सोसाइटी के अहदेदारों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। टीका लगाने के बाद किसी भी शख्स को बुखार या थकान के अलामात नहीं दिखे तो उन्हें शक हुआ। सोसाइटी में रहने वाले हितेश पटेल ने बताया कि 30 मई को हीरानंदानी हाउसिंग सोसाइटी के अहाते में 390 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। हर डोज के लिए 1260 रुपये लिए गए। सोसाइटी की जानिब से जुमला 4,91,400 रुपये का पेमेंट किया गया। उन्होंने बताया कि राजेश पांडे नामी एक शख्स ने खुद को कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए सोसाइटी कमेटी के अरकान से रब्ता किया। इस मुहिम का जो पूरा अरेंजमेंट है वो संजय गुप्ता ने किया, जबकि महेंद्र सिंह नाम के शख्स ने सोसाइटी के अरकान से पैसे लिए थे। पाटिल ने आगे बताया कि टीका लगाने के बाद हमारे मोबाइल पर किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया। इसके अलावा टीका लगवाने के दौरान हमें सेल्फी या फोटो खींचने की इजाज़त नहीं दी गई। सोसाइटी के एक और रुकन ऋषभ कामदार ने बताया कि टीका लगते वक्त किसी को भी रिसीव्ड या सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 10 से 15 दिन बाद सर्टिफिकेट आए तो वो अलग अलग अस्पतालों जैसे नानावती, लाइफलाइन, नेस्को, बीएमसी वैक्सीनेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए थे। इस मामले में मुताल्लिका अस्पतालों से रब्त किया गया तो उन्होंने सोसाइटी को टीका मुहैया कराने से साफ इनकार कर दिया। आज यानी 16 जून को पेट्रोल डीजल फिर महंगे हुए। आज इस महीने में 9वीं बार इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ मुल्क में पेट्रोल 108 रुपये लीटर और डीजल 101 रुपये फी लीटर पर पहुंच गया। हैदराबाद में पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 100 रुपये 46 पैसे और डीजल 14 पैसे महंगा होकर 95 रुपये 28 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया। इस महीने अब तक पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे और डीजल 2 रुपये 26 पैसे महंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मंगल के रोज गंगा में एक तैरता हुआ लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। नदी किनारे रह रहे एक शख्स ने जब बॉक्स खोला तो उसमें एक मासूम बच्ची मिली। बॉक्स में मां दुर्गा की फोटो के साथ कई देवी देवताओं के फोटोज लगे हुए थे। इसमें एक जन्म कुंडली भी मिली। बच्ची को पुलिस आशा ज्योति केंद्र ले गई। बच्ची पूरी तरह से सेहतमंद बताई जा रही है। मामला सदर कोतवाली इलाके के दादरी घाट का है। यहां रहने वाले गुल्लू चौधरी मल्ला हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मंगल की शाम उन्हें नदी के किनारे लकड़ी का एक बॉक्स मिला। उसमें से रोने की आवाजें आ रही थी। मल्ला को देखकर घाट पर मौजूद कुछ और लोग भी जुट गए। लोगों ने बॉक्स खोला तो दंग रह गए। इसमें बच्ची चुनरी में लिपटी हुई मिली। जन्म कुंडली में बच्ची का नाम गंगा लिखा था। उसका जन्म 25 मई को हुआ था, यानी उसकी उम्र महज 3 हफ्ते की है। मासूम को वो शख्स अपने घर ले गया। उसके अफराद खानदान बच्ची को पालना चाहते थे, लेकिन मकामी लोगों ने मामले की इत्तला पुलिस को दे दी। इत्तला मिलने पर पुलिस टीम उसके घर को पहुंची और बच्ची को आशा ज्योति सेंटर ले गई। फिलहाल गंगा में मिली
उस बच्ची को लेकर काफ़ी बहस हो रही है। पुलिस बच्ची की मेडिकल जांच करवाकर उसके अफराद खानदान की तलाश कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर तामीर का अमल जोरों शोर से जारी है, लेकिन इस दरमियान जमीन खरीदारी को लेकर शुरू हुआ तनाजा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत के हवाले करते हुए जमीन खरीदारी में किसी भी तरह का घोटाला न होने से इनकार किया, और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर लगातार पूरे मामले की जांच का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी मुतालबा किया है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि खबरों के मुताबिक जमीन खरीदारी में 18 करोड़ 50 लाख रुपए का घपला हुआ है। प्रियंका गांधी ने इस ताल्लुक से एक फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें तफसील के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि 2 करोड़ की यह जमीन सिर्फ 5 मिनट के बाद वज़ीर आज़म के जरिए तश्कील श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जानिब से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद दी गई। यानी जमीन की कीमत 5.5 लाख रुपए फी सेकंड की शरह से बढ़ गई। क्या इस पर कोई यकीन कर सकता है? मत भूलिए, सारा पैसा हिंदुस्तानी अवाम के जरिए मंदिर की तामीर के लिए अतिये की शक्ल में दिया गया था। पोस्ट में प्रियंका गांधी ने मजीद लिखा कि जमीन की खरीदो फरोख्त से मुतालिक बियानामा और रजिस्ट्री में गवाहों के नाम यकसा हैं। एक गवाह मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं जो आरएसएस के साबिक मकामी कार्यवाहक रहे हैं, और दूसरे गवाह बीजेपी लीडर और अयोध्या के मेयर हैं। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जमीनों की कीमत बढ़ गई है, इसीलिए इतनी अदायगी हुई। इत्तलात के मुताबिक सर्कल रेट पर भी अंदाजा करें तो इस इलाके में इतनी ज़मीन की कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए होगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने मुल्क के करोड़ों लोगों के अकीदे और भक्ति के साथ खिलवाड़ किए जाने का इल्ज़ाम भी फेसबुक पोस्ट में लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों ने भगवान राम को चढ़ावा दिया। हमारी कई सारी बहनों ने भगवान राम और माता सीता के तई अकीदत में अपनी जमा पूंजी को उनके कदमों में डाल दिया। भगवान के चढ़ावे में कोई भी हाथ नहीं लगाता। इस चढ़ावे में लोगों की अकीदत, भक्ति और एतिकाद शामिल होता है। वो मजीद लिखती हैं कि श्री राम मंदिर तामीर ट्रस्ट की तश्कील वज़ीर आज़म ने की थी। वज़ीर आज़म जी के बहुत करीबी लोग इसमें ट्रस्टी हैं। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि भगवान श्री राम के नाम भक्तों के जरिए चढ़ाई गई पाई पाई का इस्तेमाल अकीदे से जुड़ी इज्तिमाई काम में हो, ना कि किसी घोटाले में। मराठा रिजर्वेशन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मराठा समाज रिजर्वेशन बहाली के लिए ये आज एक बार फिर से साइलेंट प्रोटेस्ट शुरू कर चुका है। राज्यसभा एमपी छत्रपति संभाजी राजे की क़यादत में साइलेंट यानी खामोश एहतजाज कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज समाधि से शुरू हुआ। हालांकि कोरोना इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए इस तहरीक को इंतजामिया ने मंजूरी नहीं दी है। इसके बावजूद हजारों की तादाद में मराठा समाज से जुड़े लोग वहां पहुंचे। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद चिराग पासवान चाशुंबे को पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी ने समझौते के बजाय स्ट्रगल का रास्ता चुना। वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने खानदान और पार्टी दोनों को लेकर चलने का काम किया। इस जद्दोजहद में थे। जिन लोगों को जद्दोजहद का रास्ता पसंद नहीं था, उन्होंने ही धोखा दिया। चाचा बोलते तो पहले ही पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर उन्हें बना देता। उन्होंने कहा कि एलजेपी को पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। पार्टी पापा की सोच के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे यह हक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कोई भी तंजीम इसके खिलाफ नहीं चल सकती। सीटों का समझौता कर लेंगे, आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये आप सबको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया, और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा।
आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मामले अब कुछ हद तक कम होने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 3,67,158 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 8,808 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 4,57,825 लोगों ने कोरोना को मात दी। पिछले 1.5 महीने की बात करें तो दुनिया में रोजाना केसेस में 55% तक की गिरावट हुई है। 1 मई को दुनिया में 8,14,402 लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। इस आंकड़े में बीते दिन 4,47,000 की गिरावट देखी गई। हिंदुस्तान में कोरोना वबा कंट्रोल हो रही है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,07,710 मुतासरीन ठीक हुए और 2,539 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 48,090 की कमी हुई। बीते 15 दिनों में एक्टिव केसेस में 10,30,587 की गिरावट दर्ज की गई। 1 जून को मुल्क में 18,90,949 मुतासरीन का इलाज चल रहा था। अब यह आंकड़ा 8,60,362 तक पहुंच चुका है। इसराइल ने नई हुकूमत तश्कील दिए जाने के बाद फलस्तीन पर फिर आग बरसानी शुरू कर दी है। इसराइली फौज का कहना है कि उसने गाजा में वाक़ हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है और यह कार्रवाई गाजा पट्टी की जानिब से भेजे जाने वाले गुब्बारे के बाद की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुम्मे को अली सुबह गाजा शहर इसराइल के फिजाई हमलों से दहल गया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसके जंगी तैयारों ने खान यूनुस और गाजा शहर में हमास के तामीरात को निशाना बनाया। IDF के बयान में कहा गया कि उन तामीरात में दहशतगर्द सरगर्मियां चल रही थी। गाजा पट्टी से जारी दहशतगर्द हरकतों के पेश नज़र IDF जंग शुरू करने के समेत हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कोई जानी या माली नुकसान हुआ या नहीं। इसराइल में हाल ही में मखलूत हुकूमत की तश्कील के बाद इसराइल और हमास के माबीन ये पहली पुरतशद्दुद झड़प है। मई के महीने में दोनों फरीक़ैन के दरमियान 11 दिन तक खूनी जंग चली थी और 21 मई को जंगबंदी का ऐलान हुआ था। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मंगल के रोज जबरदस्त हंगामा, गाली गलौज और मारपीट हुई। हालात इतने खराब थे कि MPs को भागने में भी दिक्कतें होने लगी। इस हंगामे और मारपीट में एक खातून MP के जख्मी होने की भी खबर है। ये पूरी गड़बड़ पाकिस्तान में बजट की पेशकशी के दौरान हुई है। पोर्चुगल की फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गुस्से से कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कोका कोला को $4 अरब यानी 29,034 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि इस वाक़े के बाद शेयर बाजार में कंपनी का शेयर प्राइस $56.10 से 1.6% गिरकर $55.22 पर आ गया। ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक शेयरों में गिरावट से कोका कोला की मार्केट वैल्यू $242 अरब से घटकर $238 अरब की हो गई। बता दें कि कोका कोला 11 मुल्कों में खेले जा रहे UEFA यूरो कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर है। 36 साल के रोनाल्डो अपनी एक डिसिप्लिन डाइट के लिए जाने जाते हैं। वो फिट रहने के लिए किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक और किसी भी और तरह की ड्रिंक से दूर रहते हैं। रोनाल्डो की फिटनेस डाइट के फैन हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी हैं। पोर्चुगल टीम को इस साल ग्रुप F यानी ग्रुप F में ग्रुप ऑफ डेथ में रखा गया है। पोर्चुगल के साथ ग्रुप में जर्मनी, फ्रांस और हंगरी है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके सामने कोका कोला का बॉटल रखा गया तो उन्होंने वो हटा दिया और पानी का बॉटल हाथ में उठा के अपनी पोर्चुगल लैंग्वेज में कहा एक्वा, यानी वो इन चीज़ों की वो नहीं करते हैं, स्पॉन्सर नहीं करते हैं, उनको उन चीज़ों को साइन नहीं करते हैं। तो रोनाल्डो ने कोका कोला को इंडोर्स नहीं किया। हम आपको न्यूज़ इस खास बात ख़त्म करने से पहले बता दें कि
2002 में हैदराबाद के बैडमिंटन खिलाड़ी पुल्लेला गोपीचंद ने भी इन कोला कंपनीज के बहुत बड़े ऑफर्स को ठुकरा दिया। बहुत बड़ा पेमेंट उन्हें ऑफर किया गया था, उन्होंने उस पेमेंट को ठुकराया और उस वक्त वो किराए के मकान में रहते थे और उस वक्त उनको 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम ऑफर की गई थी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।